अब यहां लिखा क्या है कि कलकत्ता में स्थापित मेयर कोर्ट को 1774 में सुप्रीम कोर्ट, ये हम पढ़ते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। वो सुप्रीम कोर्ट नया नहीं था, वो वस्तुतः कलकत्ता का मेयर्स कोर्ट ही था, जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। और अंततः 1862 में इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के तहत हाई कोर्ट बना दिया। तो कलकत्ता का मेयर्स कोर्ट ट्रांसफॉर्म हो गया पहले सुप्रीम कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में। तो 1726 में ही आज का कलकत्ता हाई कोर्ट अगर देखें तो 1726 में वह मेयर्स कोर्ट के तौर पर स्थापित हुआ था, जो 1774 में बन गया सुप्रीम कोर्ट और 1862 में बन गया हाई कोर्ट, जिसके लिए कानून बनाया गया इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। ठीक उसी तरह मद्रास में स्थापित मेयर कोर्ट को 1799 में रिकॉर्डर्स कोर्ट, रिकॉर्डर्स कोर्ट का मतलब उसके निर्णय को सुरक्षित रखना है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है वह, यह मिलता जुलता था सुप्रीम कोर्ट से ही। तो रिकॉर्डर्स कोर्ट वॉज जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट। तो 1799 में रिकॉर्डर्स कोर्ट, 1801 में सुप्रीम कोर्ट और 1862 में हाई कोर्ट। और बॉम्बे में 1823 में रिकॉर्डर्स कोर्ट, 1824 में सुप्रीम कोर्ट और 1862 में हाई कोर्ट। यह तरीका अपनाया कंपनी ने या ब्रिटिश सरकार ने काम करने का। कलकत्ता में मेयर्स कोर्ट पहले बना क्या, सुप्रीम कोर्ट 1774 में, हाई कोर्ट 1862 में। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। उसी तरीके से यह लिखा है, मद्रास में मेयर्स कोर्ट 1799 में बन गया रिकॉर्डर्स कोर्ट, 1801 में बन गया सुप्रीम कोर्ट, 1862 में बन गया हाई कोर्ट। और बॉम्बे वाला बन गया 1823 में रिकॉर्डर्स कोर्ट, 1824 में सुप्रीम कोर्ट और 1862 में हाई कोर्ट, अंडर द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1862। अब एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज आया फिर, वॉरेन हेस्टिंग्स की योजना, प्लान ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स 1772, which was basically एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान। प्रशासनिक योजना थी, लेकिन उसको फिर न्यायिक योजना के साथ जोड़ दिया। तो इट वॉज ए एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान। आरंभिक चरणों में वह प्रशासनिक योजना थी, जिसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जिलों में विभाजन कर दिया गया था। बाद में न्यायिक योजना के साथ उसका एकीकरण करके सिविल, राजस्व और आपराधिक न्याय से संबंधित 37 नियम थे उसमें। अब इसको समझना है कि न्याय देने की जो परंपरा है, न्याय में क्या क्या होता है। जैसे एक होता है सिविल न्याय, एक होता है राजस्व न्याय और एक होता है आपराधिक न्याय। सिविल जस्टिस, रेवेन्यू जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस। तीन तरह के न्याय होते हैं। तो तीन तरह की अधिकारिताएं हो सकती हैं। अभी हमने क्या किया है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अलग है हमारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सुना होगा, सीबीडीटी। तो अभी हमने रेवेन्यू डायरेक्ट जस्टिस को अलग कर रखा है।
न्यायालयों के पास क्या है? सिविल जुरिस्डिक्शन है और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है। चूंकि हमने न्यायपालिका कार्यपालिका की शक्तियों का पृथकीकरण कर रखा है, इसलिए हमने रेवेन्यू का जो काम है वो हमने कार्यपालिका को सौंप रखा है। सो वी हैव फॉर डायरेक्ट टैक्सेस ऑल्सो, फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑल्सो, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों करों के लिए हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अलग अलग बना रखे हैं। लेकिन हमने न्यायालय को सिविल और आपराधिक क्षेत्राधिकार जुरिस्डिक्शन दे रखा है। जो वॉरेन हेस्टिंग्स की योजना थी उसमें हमने किया क्या है? उसमें हमने सिविल, राजस्व और आपराधिक न्याय को एकीकृत करते हुए 37 नियम बनाए और उन 37 नियमों के आधार पर भारत में एक नए तरह की जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक प्रणाली विकसित हुई, जिसको अदालत प्रणाली की संज्ञा दी जाती है। अदालत प्रणाली कहते हैं उसको। जुडिशियल सिस्टम बनाया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कैसा? कि जो सिविल क्षेत्र है और आपराधिक है, क्रिमिनल है, तो सदर दीवानी अदालत कलकत्ता के स्तर पर, जिला के स्तर पर मुफस्सिल दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत क्रिमिनल केसेस में, मुफस्सिल फौजदारी अदालत जिले के स्तर। इसमें इंडियन जज भी होते थे। उस इंडियन जज को कहते थे दरोगाए अदालत, और इनको कुछ जुडिशियल ऑफिसर से समर्थन प्राप्त था, जैसे मुख्य काजी, मुख्य मुफ्ती, मौलवी, इस तरह के अधिकारियों से समर्थन मिलता था दरोगाए अदालत को, जो भारतीय होता था जज के तौर पर। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने दो तरह के कार्य किए। एक, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान के तहत प्रशासनिक विकेंद्रीकरण किया कि प्रशासन को जिलों में बांट दिया, राज्य को, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को राज्य के स्तर से जिलों में बांटा। सो इट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। प्लान ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स में संकल्पना क्या दिख रही है? राज्यों में जिलों का निर्माण किया गया और इसका सिद्धांत क्या है? प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। जिलों के बारे में चर्चा हमारे संविधान में नहीं है कि कितने जिले होंगे राज्य में, ऐसा कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 40 और 73वें 74वें संशोधनों के बाद भाग 9 और 9A सब प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर ही आधारित है। इसका अर्थ है कि भले जिलों का स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की संकल्पना अनुच्छेद 40 में और 73वें 74वें संशोधनों के बाद भाग 9 और भाग 9A में दिखाई देती है। तो मूल संविधान के अनुच्छेद 40 का ऐतिहासिक आधार 1772 का प्लान ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स और भाग 9 तथा 9A भले 1992 का भी ऐतिहासिक आधार ढूंढा जा सकता है,
किस आधार पर? इस सिद्धांत के आधार पर कि वहां भी प्रशासनिक विकेंद्रीकरण हमें दिखता है और आज के संविधान में भी प्रशासनिक विकेंद्रीकरण दिखता है। यही स्थिति हमें दिखाई दे रही है जुडिशियल डिसेंट्रलाइजेशन। कैसे? ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन था, अभी जो मैं बात कर रहा था, ये प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है। और दूसरा है न्यायिक विकेंद्रीकरण, जुडिशियल डिसेंट्रलाइजेशन। कैसे? तो हमारा जो न्यायिक ढांचा है, अब इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं आपके लिए और आसान हो जाएगा। इसको ऐसे लिखें, वॉरेन हेस्टिंग्स की योजना 1772, इसमें जो पहला एस्पेक्ट है वह है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। कैसे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जिलों में विभाजन। और यहां देखें संविधान में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कहां है? अनुच्छेद 40, जहां लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन, ये मूल संविधान। और दूसरा है भाग 9 तथा 9A, अनुच्छेद 243 से 243O और अनुच्छेद 243P से 243ZG। ये भाग 9 है, ये भाग 9A है। ये है आपको 73वें 74वें संशोधनों के बाद, कब? 1992। यह प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का एक तुलनात्मक अध्ययन है कि प्लान ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स में भी प्रशासनिक विकेंद्रीकरण था और भारत के संविधान में भी प्रशासनिक विकेंद्रीकरण दिखता है। दूसरा है न्यायिक विकेंद्रीकरण। इसमें क्या था? सदर दीवानी अदालत और मुफस्सिल, तो मुफस्सिल से अपील की जा सकती थी सदर दीवानी अदालत। उसी तरह सदर निजामत अदालत और मुफस्सिल फौजदारी अदालत, तो यहां से भी अपील की जा सकती थी। दांडिक मामलों में अपील, यहां सिविल मामलों में अपील। अब हमारे यहां क्या है न्यायिक विकेंद्रीकरण में? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ट्रायंगल बना दें। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। अनुच्छेद 124, 214, 233। ये हम स्पष्ट रूप से संविधान में देखते हैं विकेंद्रीकरण। वहां क्या है? सदर दीवानी, सदर निजामत, मुफस्सिल दीवानी, मुफस्सिल फौजदारी। यहां उच्चतम न्यायालय, वहां जो मुफस्सिल है
वह अधीनस्थ न्यायालय के बराबर है। और वहां चूंकि राज्यों का संघ नहीं था, इसलिए हाईकोर्ट था बंगाल में, तो वो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की तरह कार्य कर रहा था। टू टियर जुडिशियल सिस्टम बनाया गया। यहां पर 3 टियर जुडिशियल सिस्टम है, चूंकि भारत राज्यों का संघ है। कॉन्सेप्ट क्या है? न्यायिक विकेंद्रीकरण। तो न्यायिक विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण दोनों की संकल्पनाएं प्लान ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स में हमें दिखाई देती हैं, और ये दोनों संकल्पनाएं भारत के मौजूदा संविधान में भी विद्यमान हैं।